नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का जो सिलेक्शन सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स चल रहा है उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है, कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और कब पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा? यह सन 1230 से 32 ईस्वी के बीच में इसको पूरा किया गया था। और जो इसका निर्माण है ना, इसका जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। इसका जो निर्माण कार्य है वो किन्होंने स्टार्ट किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और इस समय जो इसकी ऊंचाई है, जो इस समय ये कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 234 फीट। ऊंचाई कितनी है? 234 फीट। और कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लीजिए। जो कुतुब मीनार जब शुरुआत में बना था तो ये कितने मंजिला का था? ये 4 मंजिल की इमारत थी। ठीक है, फिर एक शासक थे फिरोज शाह तुगलक। इनके शासनकाल में क्या हुआ? इनके शासनकाल में बिजली जो है, जो कड़कती है, वो बिजली इस कुतुब मीनार के ऊपर गिरी, जिससे क्या हो गया? जिससे ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इन्होंने इसको दोबारा बनवाया। और जब इन्होंने दोबारा तोड़वा कर बनवाया तो यह कितने मंजिल का था? तो इन्होंने 2 मंजिल का तोड़वा के बनवा दिया। ठीक है, फिर सिकंदर लोदी आया बाद में, तो सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो कुतुब मीनार है ये कितने मंजिल का है, तो ये 4 मंजिला इस समय, 4 नहीं 5 मंजिला इस समय इमारत है ये जो कुतुब मीनार है इस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है, जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1292 से लगभग जलालुद्दीन खिलजी का स्टार्ट हुआ था। फिर 1299 समथिंग, 1298 या 99 समथिंग अलाउद्दीन खिलजी का स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये जो पद्मावत मूवी बनी हुई है अलाउद्दीन खिलजी, वही वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं। ठीक है, तो अब इसके सबके सन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उन्होंने रणथंभौर पे जो विजय प्राप्त करी थी वो कब प्राप्त करी थी? 1301 ईस्वी में। ठीक है, जो गुजरात पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, गुजरात की विजय प्राप्त करी थी 1299 ईस्वी में। वारंगल पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी 1310 ईस्वी में। और चित्तौड़ पर इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी वो 1303 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हो गया? सबसे पहले गुजरात हो गया, मतलब 2। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है रणथंभौर 1। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है? चित्तौड़ 4। और फिर चौथे नंबर पे कौन सा है? वारंगल 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया? तो कौन है जिसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो था तो बहुत क्रूर, लेकिन ये खलीफा को नहीं मानता था। ठीक है, और खलीफा को ना मानने के कारण इसने एक उपाधि धारण की थी। बहुत लंबी उपाधि है, याद रखिएगा। उपाधि का नाम है यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन। तो ये इसने क्या किया था? इसने ये उपाधि धारण की थी। इस उपाधि का आशय क्या है? इस उपाधि का आशय है कि नाम मात्र के लिए खलीफा की परंपरा को सत्यापित रखना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा वो खलीफाओं को और कुछ नहीं समझता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? कुलाह दारन कौन कहलाते थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? जो अरब व्यापारी होते थे वो कहलाते थे, या कलंदर जो होते थे वो कहलाते थे, या फारसी खुशनसीब होते थे वो कहलाते थे, या सैयद होते थे वो कहलाते थे। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। जो सैयद थे इनको क्या कहा जाता था? इनको ही
कुलाह धारण कहा जाता था। सैयद के बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जो सैयद हैं इन्होंने दिल्ली पर अपना शासन कब से कब तक स्टार्ट किया? 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, और ये अपने आप को क्या मानते थे? तो आपको पता है पैगंबर की जो बेटी थी, पैगंबर की जो बेटी थी उनका नाम था फातिमा। उनका क्या नाम था? फातिमा। और ये पैगंबर की बेटी फातिमा के माध्यम से ये पैगंबर होने का दावा करते थे। कौन? सैयद। ये दावा करते थे पैगंबर की वंशज होने का। ठीक है, और सैयद वंश के 4 प्रमुख राजाओं के नाम आप देख लीजिए। जो पहले प्रमुख राजा हैं उनका नाम है खिज्र खान। उनका नाम है खिज्र खान। जो दूसरे इंपॉर्टेंट राजा हैं उनका नाम है मुबारक शाह। दूसरे का नाम क्या है? मुबारक शाह। जो तीसरा नाम है वो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और जो चौथा नाम है वो अलाउद्दीन आलम शाह। चौथा क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट राजा हैं ये कौन से वंश के राजा हैं? सैयद वंश के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए, ये IAS 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रहा है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, हरिहर और बुक्का। ये 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और अपने जो वंश का नाम रखा था, इन्होंने अपने वंश का नाम रखा था संगम वंश। क्या नाम रखा था? संगम वंश। और संगम वंश ही क्यों रखा था? क्योंकि जो हरिहर और बुक्का जी के जो पिताजी थे उनका नाम भी संगम था। तो अपने पिताजी को हमेशा याद रहें, तो इस वजह से इन्होंने अपने वंश का नाम संगम वंश रख दिया। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाए कि जो विजयनगर साम्राज्य थे इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इनकी राजधानी का नाम हम्पी था। क्या था? हम्पी था। और कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें नाम दे रखे हैं उनके बारे में जान लीजिए। ये जो देवराय प्रथम है ये भी किसके किस वंश से रिलेट करते हैं? तो ये भी संगम वंश से ही रिलेट करते हैं। ये संगम वंश के से रिलेट करते हैं। और ये किसके पुत्र थे? तो संगम वंश में ही हरिहर और बुक्का के बाद एक दूसरे राजा हुए थे जिनका नाम था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय उनका नाम था। तो इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम देवराय प्रथम था। ठीक है, और ये राजा बने। और फिर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम क्या किया था देवराय प्रथम ने? इन्होंने तुंगभद्रा नदी जो बहती है साउथ में, तुंगभद्रा जो नदी बहती है उसके ऊपर इन्होंने बांध बनवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट एक और लोगों के बारे में जान लीजिए। ये जो वीर नरसिंह राय जी जो हैं इन्होंने तुलु वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तुलु वंश की स्थापना करी थी। और तुलु वंश कब से कब तक रहा था? 1505 ईस्वी से इन्होंने 1565 ईस्वी तक वहाँ पे शासन किया था। ठीक है, इसके बाद तुलु वंश के एक इम्पॉर्टेंट राजा और हुए। उनका नाम क्या था? उनका नाम कृष्णदेव राय था। ठीक है, तो सबके बारे में पता चल गया आपको। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये जो देवराय प्रथम थे, हरिहर बुक्का थे, ये किस डायनेस्टी से रिलेट करते थे? ये संगम डायनेस्टी से रिलेट करते थे। ठीक है, और जो कृष्णदेव राय और वीर नरसिंह है ये किस वंश से रिलेट करते थे? ये तुलु वंश से रिलेट करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। ये सिक्के से रिलेटेड था। सिक्के से रिलेटेड कैसे था? ठीक है, तो जो अभी मैंने ऊपर राज्य बताया था विजयनगर अंपायर जो था, तो विजयनगर अंपायर में ना, विजयनगर अंपायर में क्या हुआ करता था? इसमें सोने के छोटे छोटे सिक्के चला करते थे। किसके सिक्के चला करते थे? सोने के छोटे छोटे सिक्के चला करते थे। उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, कुछ सिक्कों के नाम क्या होते थे? कुछ सिक्कों के नाम होते थे प्रताप, कुछ सिक्कों के नाम होते थे प्रताप, और कुछ सिक्कों के नाम होते थे फड़म। दोनों में अंतर समझ में आ गया। और प्रताप किनको कहा जाता था? प्रताप जो सिक्के होते थे इनका जो वेट होता था वो 26 ग्रेन का होता था। कितने का? 26 ग्रेन का इनका वेट होता था। और जो फड़म होता था, फड़म का जो वेट था वो था 5.5 ग्राम।
इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये सोने के सिक्के थे, दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रताप और फड़म में। प्रताप का जो वेट था वो 26 ग्रेन का था, जो फड़म का जो वेट था वो 5.5 ग्राम था। और विजयनगर अंपायर में ही सोने के अलावा चांदी के भी छोटे सिक्के चलते थे। किसके सिक्के चलते थे? चांदी के भी छोटे सिक्के चलते थे, जिनको क्या कहा जाता था? जिनको तार कहा जाता था। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और जो इस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का हुआ करता था वो सोने का हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम वाराह होता था। जिसका नाम क्या होता था? वाराह। और इसका वेट कितना होता था? इसका वेट होता था 52 ग्रेन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो तालिका दे रखी हैं, एक पहली सूची में दे रखा है दार्शनिक के नाम, और दूसरी सूची में दे रखा है कि उन्होंने कौन कौन सी फिलॉसफी दी। तो अभी तुरंत ही मैच कर लेते हैं। जो रामानुज जी जो थे वो रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंध रखते थे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका ए का 4। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है माधवाचार्य। माधवाचार्य जी जो थे वो द्वैत फिलॉसफी से रिलेटेड थे। ठीक है, और निम्बार्क निम्बार्क थे वे द्वैत से रिलेट करते थे। तो निम्बार्क के बारे में ना आप जब GS 4 आप पढ़ने लगोगे, GS 4 का जब आप मेंस वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें जो 5वां टॉपिक नंबर जो 5 है, टॉपिक नंबर 5, उसमें विभिन्न फिलोसफर के बारे में पढ़ना होता है। तो निम्बार्क के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इनका जो दर्शन है। ठीक है, और जो चौथा है वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जी किससे रिलेटेड थे? वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैत से रिलेटेड थे। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, 4 3 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। कौन थे? रामानुज थे, उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से रामानुज की शिक्षाओं को कौन सा सही निरूपित करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च साधन भक्ति था। दूसरा ऑप्शन है वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक हैं। तीसरा ऑप्शन है तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। और चौथा ऑप्शन है ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए क्या बोलता है? मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ये किसका विचार था? ये रामानुज जी का विचार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिर इसमें सूची दे रखी है, सूची के बाद सामने इसमें निर्माणकर्ता दे रखे हैं। तो निर्माणकर्ता जो दे रखे हैं ये देखिए, इसमें सुल्तानगढ़ी है, सुल्तानगढ़ी के बाद लाल महल के बाद जमात खाना मस्जिद, फिर उसके बाद 2.5-2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इधर दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और बलबन। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो सुल्तानगढ़ी है, सुल्तानगढ़ी के जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन है? इसके सामने ही लिखे दे रहे, वो है इल्तुतमिश। उनका नाम क्या है? इल्तुतमिश। और जो लाल महल है, इसका जो निर्माण करवाया था वो किन्होंने निर्माण करवाया था? बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया था। दोनों हो गए। नेक्स्ट जो जमात खाना जो मस्जिद है, इसका जो निर्माण करवाया था, इसकी शुरुआत जो की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत करी थी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इसकी शुरुआत किए थे, और जो खिज्र खां थे ना, इन्होंने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, और जो चौथा है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सबको पता है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। 4 के 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, और एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा, जो जमात खाना मस्जिद है ना, इसे खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसे खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? उसका नाम क्या रखा? देखो, एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसका नाम है सुख संपत्ति, जिसके जो रचनाकार हैं वो है चिंतामणि भट्ट। ठीक है, और फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम तुतिनामा रखा। जो फारसी में अनुवाद किया उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी।
ठीक है। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ये जो थे ना, ये फारस जो उस समय का गल्फ जो जिसको कहते हैं ना, वहाँ के निवासी थे। और ये एक चिकित्सक भी थे। चिकित्सक मतलब ये एक डॉक्टर भी थे और साथ में ये सूफी संत भी थे। ये साथ में सूफी संत भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में जो कथन दिए गए हैं बताना है वो सही है या गलत है। कथन पढ़ लेते हैं। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन बोल रहा है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। ये मुझे सही लग रहा है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो भारत में जो भगवान शंकर जो हैं उनके जो ज्योतिर्लिंगों की संख्या है, उनके ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 12, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है, एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का मंदिर। दूसरा कथन बोल रहा है अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। तो ये भी जो कथन है ये भी कथन सही है। अल बरूनी ने अपने जो भी रचना करी थी उसमें इन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। और जो तीसरा कथन है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज का जो मंदिर की स्थापना हुई है वो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ये कथन गलत है, ठीक है। तो कथन 1 सही, कथन 2 सही। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। जो सोमनाथ मंदिर है ना, आपको पता होगा जो महमूद गजनबी था उसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। तो जो सोमनाथ मंदिर है ना, उसने जो 15वां आक्रमण किया था मतलब सोमनाथ के ऊपर, तो उसमें इसने क्या किया था, इसको ध्वस्त कर दिया था, इस मंदिर को पूरी तरीके से, ठीक है। और वो आक्रमण कब किया था, वो आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। कब किया था, 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था और इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। इसको ख़त्म करने के बाद जब ये आया तो उसके कुछ समय बाद एक राजा थे जिनका नाम था भीम प्रथम। जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था भीम प्रथम। इन्होंने इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई। मरम्मत करवाने के बाद फिर इसके बारे में कोई ध्यान दिया नहीं। फिर जब हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ तो जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया। और जो आज का जो मंदिर हमें दिख रहा है उसकी स्थापना किसके प्राण प्रतिष्ठा थे, वो एस राधाकृष्णन की जगह राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन बोल रहा है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। तो ये कथन जो है ये कथन गलत है। जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में पहला मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था, उससे पहले भी मंगोल आक्रमण हो चुका था। और वो जो मंगोल आक्रमण था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो उस समय के राजा थे बहराम शाह। ये जो राजा थे इनके शासनकाल में मंगोल का आक्रमण हुआ था। और ये कब हुआ था, 1241 ईस्वी में पहला मंगोल का आक्रमण हुआ था। जब मंगोल का आक्रमण हुआ था उस समय मंगोल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो तायर नाम का एक मंगोल राजा था, वो इसका नेतृत्व कर रहा था। तो पहला कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो जलालुद्दीन के समय में नहीं, वो बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था, 1241 में हुआ था। और जो मंगोल का जो नेतृत्व कर रहा था वो तायर नाम का राजा कर रहा था। दूसरा कथन बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जो दिल्ली तक पहुंच आया था तो ये कब हुआ था, ये 1299 में मंगोल आक्रमण हुआ था। और उस समय जो मतलब मंगोल का जो नेतृत्व कर रहा था उस राजा का क्या नाम था, उस राजा का नाम था कुतलुक ख्वाजा। उसका नाम क्या था, कुतलुक ख्वाजा, ठीक है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमला हुआ था, उस समय राजा कौन था, कुतलुक ख्वाजा था। तो दूसरा कथन जो बोल रहा है, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तीसरा कथन बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो ये भी कथन गलत है।
क्यों ये कथन गलत है? क्योंकि जब मंगोलों का आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था तो इसने कोई भी क्षेत्र हारा नहीं था, और इसमें बोल रहा है कि क्या कोई क्षेत्र हार गया था, तो इस वजह से ये कथन गलत है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 सही, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ से संबंधित थे। अब इसकी कुछ कहानी सुन लीजिए। कहानी इस तरीके की है कि जो शेरशाह था वो 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? उस युद्ध को जाना जाता है गिरी सुमेल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में एक तरफ शेरशाह था तो दूसरी तरफ उस समय जो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था मालदेव। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मालदेव। और मालदेव के जो सेनापति थे, मालदेव के जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जैता और कुंपा। ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई कर रहे थे। इनकी वीरता की इन्होंने सराहना की थी, और शेरशाह इनके मतलब लड़ाई से शेरशाह सूरी इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक वाक्य बोला था जो बहुत आगे चल के फेमस हुआ है। इसने बोला था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, मारवाड़ एक छोटा सा जगह है, तो शेरशाह सूरी के कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब छोटे से ज़मीन को पाने के चक्कर में जितना बड़ा साम्राज्य ये स्थापित कर चुका था उसको खोने के कगार पे ये पहुंच चुका था। तो इतने इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सासाराम कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में भी कहाँ पर है? तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास जिला। ठीक है, रोहतास एक जिला है बिहार में, और रोहतास जिले में भी एक जगह है सासाराम, वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर और जान लीजिए। ये जो शेरशाह का जो मकबरा बना हुआ है ये भारत और इस्लामी वास्तुकला का ना एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और जो इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार का नाम क्या था? वास्तुकार का भी नाम नोट कर लीजिए, मीर मोहम्मद अलीवाल। जो ये थे ये इसके वास्तुकार थे। और ये जो मकबरा बना हुआ है ना, ये अष्टकोणी मकबरा बना हुआ है। अष्टकोणी मकबरा बना हुआ है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स में से आते हैं। ठीक है, और ये मकबरा बना हुआ है, इसके चारों ओर एक तरीके से मानव निर्मित झील है। मतलब सपोज करो ये अगर मकबरा बना हुआ है तो इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ एक कृत्रिम झील बनाई गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है आप सबको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, जहांगीर के समय में जो सर थॉमस रो हैं ये भारत आए थे। और कब भारत आए थे और इनसे जो मुलाकात हुई थी जहांगीर की, ये कहाँ पे हुई थी? ये अजमेर में इनकी मुलाकात हुई थी पहली बार। अजमेर में इनकी मुलाकात हुई थी और वह समय चल रहा था 1616 ईस्वी। 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो पहली बार जहांगीर से मिला था। और जो ये सर थॉमस रो आए थे ये कौन थे? ये उस समय जो ब्रिटिश के एक राजा थे जेम्स प्रथम, ब्रिटिश के राजा थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत बनकर ये आए थे। कहाँ पर? जहांगीर के दरबार में। और ये आगरा में, ये जो सर थॉमस रो हैं ये आगरा में इन्होंने एक वर्ष तक मतलब आगरा में रहे हैं। और 3 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? 3 वर्षों तक ये मुगलों के दरबार में रहे हैं। ठीक है, ये मुगलों के दरबार में रहे। और इनका जो जाना हुआ वो 1619 ईस्वी में ये यहाँ से चले गए इंग्लैंड की ओर। और जब जा रहे थे तो जहांगीर बहुत खुश थे। तो जहांगीर जब बहुत खुश थे तो इन्होंने एक उपाधि दे दी। तो उस उपाधि का नाम क्या है? खान। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर थॉमस रो से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो आपको उसका आंसर देना है, खान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने
बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका जो सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने इनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अब जब इनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया था तो ये भी खुश हो गए, आचार्य सरस्वती जी भी खुश हो गए। तो इन्होंने एक बुक लिखी, एक रचना लिखी जिसका नाम था कवींद्र कल्पलता। इन्होंने एक रचना लिखी और इस रचना में इन्होंने क्या किया, शाहजहां के बहुत सारे युद्ध के और यश का वर्णन किया है कि कितने अच्छे थे, कितने महान थे, इन्होंने इस बुक में बताया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो कवींद्र आचार्य सरस्वती थे, इनकी एक जो पुस्तक थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था कवींद्र कल्पलता। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब सन बताते चलते हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा। हाँ, जो पहली लड़ाई है देवराई की लड़ाई, ये कब हुई थी? ये हुई थी 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1659 को देवराई की लड़ाई हुई थी। दूसरा जो दे रखा है, बनारस के पास सूजा की जो पराजय हुई थी, ये कब हुआ था? ये 24 फरवरी 1658 को ये हुआ था। जो तीसरा बोल रहा है सामूगढ़ की लड़ाई, ये कब हुई थी? ये हुई थी 29 मई 1658 को, 1658 को। और जो तीसरा बोल रहा है धर्मत की जो विजय है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। तो आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। सबसे पहले 58 आएगा, 58 से पहले मई आएगा, तो सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा नंबर 2, फिर उसके बाद हो जाएगा अप्रैल मई, उसके बाद हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा ये 3 के बाद हो जाएगा 1, तो 2 4 3 1 24 31। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। और ये संघर्ष किया कब था? तो प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1686 से लेके 1690 तक हुआ था। जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल शासक औरंगजेब थे और जो ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका नाम था चाइल्ड। उनका नाम क्या था? उनका नाम था चाइल्ड। और इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में जो औरंगजेब थे, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को बहुत भयंकर तरीके से हराया था। ठीक है, जब और ये हराया, ये युद्ध क्यों हुआ था? ये युद्ध इस वजह से हुआ था ना, क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये औरंगजेब के पास आई थी और ये बोल रही थी कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए ये जो ब्रिटिश हैं इनको स्पेशल अधिकार प्रदान कर दिया जाए। उस समय फ्रांसीसी वगैरह सब थे, तो ये बोल रहे थे हमको स्पेशल कोई ऑफर दीजिए और हम व्यापार करना चाहते हैं। तो औरंगजेब को लगी गुस्सा, और औरंगजेब को जब लगी गुस्सा तो इन्होंने युद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक तरफ दे रखा है ग्रंथ और दूसरी तरफ दे रखा है रचनाकार। तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या रचना किन्होंने की है। तो रागमाला की जो रचना है, रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल जी द्वारा की गई थी, तो पहले का हो जाएगा तीसरा। दूसरा जो है रस कौमुदी, रस कौमुदी की जो रचना है वो श्रीकंठ द्वारा की गई थी। रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ द्वारा की गई थी। और जो राग विवोद है, राग विवोद की जो रचना है वो सोमनाथ जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो डी ऑप्शन में है चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसकी रचना वेंकट रमण ने की थी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 34-12 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे है, तो आंसर नंबर है आंसर नंबर ए 34-12। PCS 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। और आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा एक ग्रंथ लिखा गया था ना। अकबरनामा जो ग्रंथ है, इस अकबरनामा ग्रंथ में कितने भाग थे?
5 भाग थे, तो 5 भाग में जो तीसरा भाग है वो है आईने अकबरी, ठीक है। और जो 5 भाग हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान सकते हो, मैं लिखे दे रहा हूँ, मैं बोल दूंगा, आप नोट कर लेना क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं। प्रथम भाग हो जाएगा, द्वितीय भाग हो जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, दूसरी तरीके से, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। आप नोट कर लीजिएगा। जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में क्या किया, किसका किसका उल्लेख किया गया था, तो प्रथम भाग में राजकोष के बारे में, रत्नायर के बारे में, शस्त्रागार के बारे में, टकसाल के बारे में, मुद्रा के बारे में, वस्तुओं के मूल्यों के बारे में, बादशाह की दिनचर्या के बारे में और दरबार के शिष्टाचार के बारे में, दीन ए इलाही के नियम, इन सब का उल्लेख किस में किया गया था, इन सब का उल्लेख प्रथम भाग में किया गया था। जो दूसरा भाग था, दूसरे भाग में किसका उल्लेख किया गया था, दूसरे भाग के अंतर्गत राजकीय जो कर्मचारी थे उनके बारे में बताया गया है, सेना के भाग के बारे में बताया गया है, जो सेना को जो वेतन प्रणाली थी उसके बारे में बताया गया है, आखेट के बारे में बताया गया है और मनोरंजन के लिए क्या क्या होता था उसके बारे में बताया गया है। जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में भूमि सुधार के बारे में, राजस्व व्यवस्था के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में और नए संवत के प्रचलन के बारे में बताया गया है। जो चौथा भाग है, चतुर्थ भाग जो है, उसमें क्या किया गया है, इस भाग में हिंदू मुस्लिम दर्शन एवं संप्रदायों, विदेशी यात्रियों के बारे में, कुछ संतों के बारे में और कुछ विदेशियों के बारे में बताया गया है। जैसे जो आते थे ना, वेन सांग फायान, ये सब जो आते थे, उन सब के बारे में इसमें उल्लेख है। और जो 5वां भाग है, 5वें भाग में अकबर की द्वारा कही गई कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है 5वें भाग में, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन के बोलने का मतलब ये है, योग वशिष्ठ एक मतलब एक हिंदू धर्म का एक बहुत फेमस था, मतलब एक तरीके से ग्रंथ था। तो इस योग वशिष्ठ को ना 2 बार इसका अनुवाद फारसी में करवाया गया। कितनी बार इसका अनुवाद फारसी में करवाया गया? 2 बार। एक बार करवाया गया अकबर के द्वारा, एक बार करवाया गया अकबर के द्वारा और दूसरी बार जो करवाया गया वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया, ठीक है। जब जो अकबर के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो निजामुद्दीन पानीपति, ये लिखा हुआ है नाम, निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा करवाया गया। और जब शाहजहां शासनकाल में थे तो उस समय योग वशिष्ठ का जो अनुवाद था वो किसने किया था? तो इनके बड़े भाई थे दारा शिकोह। इनके बड़े भाई कौन थे? दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। क्या काम किए था? दारा शिकोह जो था, इन्होंने 52 जो उपनिषद हैं हिंदू धर्म के, जो 52 उपनिषद हैं, इसका भी फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। और इसका नाम क्या दिया था 52 उपनिषद का? इसका नाम दिया था सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर, ठीक है। इसका नाम इन्होंने सिर-ए-अकबर दिया था। और क्या किया था दारा शिकोह ने? दारा शिकोह ने जो भगवत गीता है, भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि जो अकबर थे ना, अकबर के समय ही एक विभाग की स्थापना हुई थी जिसे अनुवाद विभाग नाम दिया गया था। अनुवाद विभाग नाम दिया गया था। ये विभाग करता क्या था? ये विभाग जो हिंदू धर्म की जो इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ हैं उनका जो है उनका फारसी में अनुवाद करने का यही काम था उनका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुवाद विभाग की जो स्थापना है वो किसके शासनकाल में की गई? तो सब लोग शाहजहां लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर होगा अकबर। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। धन्यवाद।